जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर्स क्लासेज। वी हैव 15 टॉपिक टू डिस्कस। पहला टॉपिक है अप्रूवल इन लोकसभा ओवर द हिंदी नेम्स इन द बिल। अभी जो नेमिंग हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा था कि अभी कौन सा बिल नेम किया है हिंदी में, भारतीय न्याय संहिता और भी भारतीय सांख्य संहिता, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उसको हम हिंदी नेमिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, आर्टिकल है 348, और उसमें साफ साफ बोला गया है उसमें कि जितने भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होंगे वो हमेशा इंग्लिश में होने चाहिए। उसका ट्रांसलेशन भले ही आप रीजनल लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में कर लीजिए, ठीक है। तो उसी की बात को लेके अभी थोड़ा सा हंगामा होने लगा है, क्योंकि अभी जो वायुयान जो हमने बिल रखा है वो हिंदी में रखा है, तो उसी को लेके हो रहा है कि उसका एविएशन बिल होना चाहिए। तो हम उस आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 348। ओके, सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। देन वी विल सी दैट द यूजीसी ड्राफ्ट प्रपोज बाईएनुअल एडमिशन, और यहाँ तक थोड़ा और भी कंसेशन दिया है कि आप अगर किसी और भी सब्जेक्ट से हो, जैसे होता था ना कि आपको बीटेक करना है तो आपका एकदम ये सब्जेक्ट होना चाहिए किसी स्ट्रीम के लिए, अभी फ्लक्चुएट कर दिया। आप इंटरमीडिएट में किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, अगर आप चेंज करके ग्रेजुएशन किसी और टॉपिक से करना चाहते हैं, यू कैन चेंज। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेज है। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, गवर्नेंस का पार्ट होगा। देन वी विल सी दैट द दिल्ली पोल ऑफ डिप्लॉय 5,000 ऑल वीमेन टीम। तो ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन उनका जो फ्री बीज है, जो स्कीम है, वो दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेंगे। फ्रॉम द निगेटिव्स टू द थिएटर, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हेल्ड होने वाला है, तो उसमें कुछ फिल्म्स जो बहुत ही फेमस हैं, आर्ट टाइप की पिक्चर्स वो दिखाई जाएंगी, तो उसके कुछ नेम है वो देखेंगे हम लोग। Then we will see that the Jew brings drug for the US to treat lioness। एक lioness है, 6 साल की उम्र है, उसको कुछ बीमारी है जो क्रोनिक इलनेस है, उसका दवा यहाँ पे नहीं है, तो हमने यूएस से मंगाया है। तो उस जो lioness है उसका नाम हम एक बार देख लेंगे। Then we will see that the state and the challenge before the Finance Commission। Finance Commission क्या करता है? फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? फाइनेंस कमीशन जो टैक्स होता है डिवाइड होता है ना बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, एक दिन पढ़े थे, वर्टिकल डिवीजन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट्स, तो वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, पढ़ा था एक दिन, मैं पूरा सब समझाया था, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या क्या क्राइटेरिया होता है फाइनेंस कमीशन का। उस दिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि सरचार्ज और सेस जो होता है वो सेंटर के पास चला जाता है, उसके कारण जो टैक्स होता है वो स्टेट के पास कम आता है। फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फिजिकल हमारा गवर्नेंस है, फिजिकल जस्टिफाइड वे में डिवीजन है, वो फाइनेंस कमीशन से ही होता है। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स। ये तो एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, इस पे अच्छा आर्टिकल है तो वो हम डिस्कस करेंगे। इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, देन वी विल सी दैट द 3 नेशन विजिट एज ए फोरे इनटू द समिट डिप्लोमेसी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर का भी विजिट हुआ है, कहाँ कहाँ विजिट हुआ है। कल एक विजिट पढ़ा था हम लोगों ने, नाइजीरिया, दैट इज इन द वेस्ट अफ्रीका, फिर ब्राजील G20 समिट को लेके, और एक और देश में है हुआ है, द नेम ऑफ द कंट्री इज गुयाना। गुयाना इज ए कैरिबियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका का अपर वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है। गुयाना एक दिन मैंने डिस्कस किया था मैप में भी, आज भी हम लोग देखेंगे उसको। ओके, Then we will see that the Israel's war in the Gaza putting global order in peril। तो कंटिन्यूसली ये चल ही रहा है कि किस तरीके से अटैक हो रहा है, किस तरीके से ग्लोबल स्टेज पे जो ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये रिपीटेड है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। Then we will see that the each Syria Assad regime in danger। तो सीरिया कहाँ पे है? कहाँ है सीरिया? वेस्ट एशिया, इजराइल के ऊपर वाला पार्ट था, गोलन हाइट जो है वो सीरिया का पार्ट है, देख रहे थे ना हम लोग, अभी फिर से मैप में देखते हैं। तो सीरिया इज द पार्ट देयर, वहाँ पे जो वहाँ के आतंकवादी हैं, मिलिटेंट है, उन्होंने अटैक किया है। ऑलरेडी वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर क्या है? एक मिलिटेंट अटैक है। बीच में आप लोगों ने आईएस का नाम सुना था, इस्लामिक स्टेट।
इस्लामिक स्टेट का एक ग्रुप है और भी ग्रुप है, वो अटैक कर रहे हैं, वहाँ के रेजिम को चेंज कर रहे हैं। बीच में वो काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया था। सीरिया, सीरिया एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल है दैट इज द दमास्कस, ओके। और उसका जो दूसरा सबसे बड़ा सिटी है एलेप्पो, वहाँ पे अटैक हो रहा है। और एदबिल एक शहर है, उसको उन्होंने कैप्चर करके रखा है। ये सब चीज़ें जानते रहिएगा क्योंकि प्रीलिम से पूछ देगा नाम, एलेप्पो कहाँ पे है, एदबिल कहाँ पे है, दमास्कस कहाँ पे है, तो ये सीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी दैट द कल प्रोबा 3 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 सैटेलाइट जो सन है उसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से रेज आ रहे हैं, किस तरीके से रेज का इंटेंसिटी कम होता है, कोरोना क्या है, उसके डिफरेंट स्फेयर क्या है। तो प्रोबा 3, और हमने इसको लॉन्च किया है PSLV 59 से। सो दिस विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन वी विल सी दैट द भारतीय वायुयान विधेयक, जो हम लोग हिंदी को लेकर लड़ाई चल रहा है, तो हिंदी नाम है। अभी तक जो रूल है वो है कि जितना भी एक्ट या बिल बनेगा वो इंग्लिश में बनेगा और वही अथॉरिटेटिव लैंग्वेज होगा। उसको दूसरे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो हमेशा इंग्लिश करेंगे। लेकिन अभी की गवर्नमेंट हिंदी यूज कर रही है, तो यही है कि हिंदी बोलने वाली जो जनसंख्या अभी भी पूरे भारत में 40% है। 100 में 40 लोग ही हिंदी बोलते हैं और लोगों की लैंग्वेज बहुत अलग है। जैसे मलयालम, मलयाली बोलते हैं, तमिल, तमिलियंस बोलते हैं तमिलनाडु में, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, इधर आप जाइए नागा, मणिपुर, अलग अलग लैंग्वेज है। जो बीच वाला इंडिया है जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहीं पे मेन हिंदी है। और ना आप नीचे चले जाइए तो मैक्सिमम साउदर्न स्टेट हैव देयर ओन लैंग्वेज और वही प्रीफर करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, मराठी, कोंकण गोवा वाले एरिया में कोंकणी, बंगाली लोग वेस्ट बंगाल में बंगाल बोलते हैं, आसामी आसाम बोलते हैं, आसामी बोलते हैं आसाम में। तो लैंग्वेज का जो हिंदी का इशू है कि अगर किसी को आप हिंदी जबरदस्ती थोप दें तो उसको लगेगा ना कि फिर हमारी लैंग्वेज बना दीजिए, हमारी लैंग्वेज कम है क्या। जैसे तमिलियन को ये फील आएगा ना कि आप हिंदी को जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर कॉमन हम लैंग्वेज लें तो वो इंग्लिश होना चाहिए, तो इंग्लिश में ही बिल बने जब तक कि पूरा इंडिया में एक तरीके से हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी ना हो जाए। क्लियर हो रहा है? तो आर्टिकल किससे रिलेटेड है? 348। यहाँ पे जो ये विधेयक है, इस विधेयक की खासियत है कि जो पर्सनल है एविएशन सेक्टर में, जैसे होते हैं ना कई लोग उसमें काम करते हैं, पायलट काम करते हैं, उसमें जो लोग रिपेयरिंग करते हैं वो काम करते हैं, तो उनका जो लाइसेंसिंग होता है वो लाइसेंसिंग थोड़ा सा इजी कर दिया है, ओके। देन वी विल सी दैट द भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के विजिट पे हैं, और उनके साथ हम जल्लेफू में एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, एक सिटी डेवलप कर रहे हैं, माइंडफुलनेस सिटी। हम लोग उस दिन पढ़े थे, माइंडफुलनेस का मतलब भी पढ़े थे, तो इसको हम डेवलप कर रहे हैं। इसी के लिए हमारा कंटिन्यूअसली डील चल रहा है विद द भूटान। तो जल्लेफू किससे रिलेटेड है? भूटान से रिलेटेड है। वहाँ एक हम माइंडफुल सिटी क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया का उसमें काफ़ी कुछ सपोर्ट रहेगा, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 2 इंडिया भूटान रिलेशंस, ओके। Then we will see that the ICC chairman Shah vows to take cricket to unprecedented height. तो जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके जो हैं चेयरमैन, उनको अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनको बनाया गया है। तो सोचिए 36 साल उनका एज है, उनको चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन अब अमित शाह के बेटे हों तो 36 साल क्या 16 साल के भी होंगे तो बना दिया जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज मेन थिंग। तो ये पीसेस में पूछ देगा कि ICC का जो चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, हु इज दैट? अमित शाह। अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, नाउ नॉट अमित शाह, ओके। हाउ ट्यूबरक्लोसिस डिस्टेबलाइज द मेंटल मूडिंग्स ऑफ द पेशेंट। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो मरीजों की मानसिक स्थिति को कैसे अस्थिर करता है। जो मानसिक स्थिति है, मेंटल मूड क्यों चेंज कर देता है। जैसे मानिए किसी को TB हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस, तो मेंटल इंपैक्ट कैसे पड़ता है, कुछ आइडिया है आपको? सिंपल सी बात है, मानिए मुझे TB हुआ है, तो TB माना जाता है कॉन्टिग्यूअस है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब मैं अगर यहाँ पे खांसूंगा तो आपको भी हो सकता है, तो लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। निगेटिव होता है, घर नहीं बुलाते हैं, किसी फंक्शन में चले गए तो दूर दूर रखते हैं, माना जाता है कि क्यों आ गया। आर यू गेटिंग ना? तो कहीं ना कहीं किसी के साथ अगर इस तरीके से भेदभाव हो, तो एक तो उसको TB हुआ है, जीने की चांसेस वैसे भी उसको लगता है कि कब गए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी सफरिंग होती है, पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, साथ साथ आप ये सब फेस कर रहे होते हैं और साथ साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, तो वो सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे मेंटल स्थिति पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? सो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 का भी बात कर लेंगे, सोसाइटी से भी आएगा, जीएस पेपर 2 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें डिजीज की बात करते हैं उसमें भी आ जाएगा, और जीएस पेपर 2 में भी आ जाएगा। जीएस पेपर 2 में हेल्थ सेक्टर एक पार्ट है, तो इन तीनों का पार्ट हो सकता है। ओके, डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला जो हम न्यूज, अप्रूवल ओवर इन हाउस ओवर द हिंदी नेम्स फॉर द बिल। तो अभी जो हिंदी नेम हमने रखा है, कौन सा बिल था? भारतीय वायुयान विधेयक, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन नॉन हिंदी स्पीकिंग है, और इसमें आर्टिकल जो 348 एक बार आप देखिएगा, उसमें साफ साफ है आर्टिकल 348, और यहाँ पे बात हो रही है कि ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मस्ट बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। आप समझ लीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग कंडक्ट होगा, जो उनकी डिस्कशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो दिक्कत है कि पूरी जो जनता है कितना इंग्लिश स्पीकिंग होती है, मुश्किल से 1%, पूरे अगर 100 में देखा जाए तो एक लोग होंगे जिनको एकदम इंग्लिश इन्फ्लुएंशियली आती होगी। मैक्सिमम लोगों को, आप 80% को तो आती ही नहीं है नॉर्मल, और 20% को काम चलाओ आती है थोड़ी बहुत, लेकिन एकदम इन्फ्लुएंसर की हर चीज बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज है प्रोसीडिंग का मतलब, जैसे वकील साहब कुछ बोलना होता है, दलील देते हैं, जज साहब उस पर कुछ बोलते हैं, तो ये टोटल उनके जो अपोजिशन वाले होते हैं, डिफेंस वाले, वो कुछ बोलते हैं, वो सब कुछ इंग्लिश में होगा। एंड ये तब तक होगा जब तक पार्लियामेंट इसको डिसाइड न करे, ठीक है? क्लियर हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है दैट इज द इंग्लिश। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज चेंज करना है, किसी और में प्रोसीडिंग्स बस करना है, आप देखिएगा चेंज भी होगा तो सिर्फ प्रोसीडिंग्स हो सकता है, और वो गवर्नर पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल करा के ही कैन चेंज द हिंदी और द अनदर लैंग्वेज। तो एक ऑप्शन है, तो वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, वो पूछेगा कि ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके पास है, और जो अप्रूवल होगा वो किससे लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये गलत होगा, गवर्नर कर रहा है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजन नहीं है। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे जो पावर है दैट इज विद द गवर्नर। आर्टिकल 348 काफी न्यूज में है, आने के चांसेस बहुत है। यहाँ पे आप फंसने का चांस है, यहाँ पे ये पूछ सकता है यूपीएससी आपको फंसाने के लिए, कि पूछ देगा कि जो चेंज प्रोसीडिंग का लैंग्वेज होगा दैट इज डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, एंड प्रोसीडिंग उसका जो अप्रूवल होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा। लेकिन इसमें ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल है और ना ही उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हाथ है। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे हो रहा है कि बिल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रूल्स। कोई भी बिल्स, जैसे एक्ट बनने के पहले बिल होता है, बिल जब पास हो जाता है प्रेसिडेंट का उस पर साइन हो जाता है तो एक्ट हो जाता है। ऑर्डिनेंस ये होता है जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं हो, प्रेसिडेंट को कोई लॉ बनाना है तो वो ऑर्डिनेंस कहलाएगा, ठीक है। फिर रूल्स होता है, जो हमारे मिनिस्टर किसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई छोटा छोटा सब रूल्स बनाते हैं, दैट विल बी सपोर्टिंग द एक्ट्स एंड द बिल्स, जो हमारे लॉ होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो 348 क्या कहता है? दिस टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और यहाँ पे देखिएगा जो गवर्नर चेंज भी कर रहा है वो प्रोसीडिंग्स के लिए कर रहा है। जो जजमेंट लिख के आएगा ना, प्रोसीडिंग का मतलब जो बहस हो रहा है, जो वकील लोग, जज लोग, जो अपोजिशन वाले वकील जो बहस करते हैं वो प्रोसीडिंग है। लेकिन जो जजमेंट है दैट विल स्टिल बी इन इंग्लिश। जजमेंट, डिक्रीज या ऑर्डर जो भी है दैट विल बी इन इंग्लिश। क्लियर हो रहा है? क्या चेंज करेंगे? बहस होने का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो जजमेंट लिखा जाएगा दैट विल बी इन द इंग्लिश। तो बहुत क्लियर रहिएगा कि आप कभी हाई कोर्ट में जाइएगा तो वहां पे कोई और लैंग्वेज यूज नहीं होगा, ऑलवेज जो लैंग्वेज यूज होगा वो इंग्लिश यूज। स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतना पावर है कि दे कैन पास ए लॉ और ऑर्डिनेंस इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, बट द ट्रांसलेशन उसका इंग्लिश में हमेशा ही, जो उनका स्टेट गैजेट है, गैजेट का मतलब जो उनका राजपत्र है, स्टेट गैजेट का मतलब होता है राजपत्र, जो गवर्नमेंट का होता है ना, एक जहां से पब्लिकेशन होता है, उसमें हमेशा इंग्लिश का ट्रांसलेशन होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? कि अगर कोई स्टेट है और अगर वो अपना लैंग्वेज
इंग्लिश को छोड़ के और किसी लैंग्वेज में करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वहां पे इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन हमेशा आना चाहिए। अब यहाँ पे है कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी इन इंग्लिश फॉर द फॉलोइंग बिल्स, फिर यहाँ पे एक्ट, फिर इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाई लॉज। गवर्नर के पास क्या पावर है, नीचे इन्होंने बता दिया कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर बोलता है कि इंग्लिश को छोड़ के किसी और लैंग्वेज को यूज कर लेंगे करेंगे, लेकिन साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? आर्टिकल 348 समझ में आ रहा है, लैंग्वेज को लेके है। और जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, जो जजमेंट है, डिक्री है, वो हमेशा इंग्लिश में होगा। आप सोचिए, लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग गांव में रहने वाले, हिंदी भी सही से नहीं आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसीलिए कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत ही एलिट जगह है। यहाँ पे नॉर्मल लोगों का जो है ना, फिर भी आप नेता देखिएगा, नेता नॉर्मल लैंग्वेज से बोल लेंगे। नेता जो है वो आम जनता में जाके घूम लेंगे, बैठ लेंगे, उनसे उनका जो होता है इमोशंस को समझ लेंगे। लेकिन कोर्ट्स में बड़ा वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे मैक्सिमम एलिट ही होंगे, और इसीलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा उसका जो नेचर होना चाहिए कॉमन मैन के जैसे अलाना चाहिए। ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। लेकिन ये भी दिक्कत है कि अगर आप हिंदी भी करा देंगे फिर तो दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज आप अगर हिंदी करा दे फिर साउदर्न वाले लोग कैसे सुनेंगे, ये भी दिक्कत है। फिर आप 50 लैंग्वेज में चेंज कीजिए, ऐसा है कि आप इंग्लिश में करा लीजिए और सभी स्टेट हैं अपने अपने लैंग्वेज में करा ले, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द यूजीसी ड्राफ्ट प्रपोजल प्रपोजेस बाई एनुअल एडमिशन। बाई एनुअल एडमिशन का मतलब एक साल में 2 बार एडमिशन करा सकते हैं। पहले होता था एक बार में एक ही बार होता था, तो अब चांसेस ज़्यादा है। जो लोगों को 1 साल तक छूट जाता था, इंतजार करना पड़ता था, अब उनको 6 महीने में भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे है कि इन्होंने बोला है कि अलाउ स्टूडेंट टू ज्वाइन अंडर ग्रेजुएट और द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। 2 आप प्रोग्राम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पहले था कि आप एक ही कोर्स कर सकते हैं, दूसरे कोर्स में वो आपका अनवैलिड हो जाता था, लेकिन अभी अलाउड कर दिया है कि अलाउड ज्वाइन 2 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट एक साथ। जैसे आप एक साथ आप ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पहले सिर्फ था एक ही में आपको डिग्री मिलती थी। क्लियर हो रहा है? तो अच्छा है ये सब चीजें। यहाँ अभी जो यूजीसी के जो चेयरमैन है, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो लॉ रेगुलेशन पॉलिसी बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सिटीज, पर्टिकुलरली विद द डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन। वो किसके थ्रू होता है? यूजीसी के थ्रू होता है। जो चेयरमैन है उनके वो एनी डिसिप्लिन मेक एलिजिबल फॉर द एनी डिसिप्लिन एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप 2 साल, 3 साल, 1 साल कभी भी निकले, आपको कोई ना कोई डिग्री वो दे देंगे। पहले होता था 3 साल के पहले आप निकल गए तो कोई डिग्री नहीं मिलती थी, अभी आपको हर स्टेज पे कोई ना कोई डिग्री आपको मिल जाएगी। तो काफी अच्छा है ना ये, कि जैसे अब है कि आप पहला क्या है कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में क्या उसका पर्टिकुलर स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि 12th में क्या था। 12th में आपका कुछ भी हो, आप उसको बदल सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। पहला चीज़ ये है। सबसे अच्छी बात है कि 1 साल में 2 बार अब एडमिशन होंगे, ये भी अच्छी बात है कि जो वेस्टेज होता था टाइम, अब सिर्फ 6 महीना वेट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी स्टेज पे अगर आप एग्जिट मारते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, कुछ न कुछ वो डिग्री दे देंगे कि आप जाके बोल सकते हैं कि बीए 2 साल का मेरे पास डिग्री है, बीए 3 साल का डिग्री है। तो यू हैव द मल्टीपल डिग्रीज। और डिग्रीज एक ये भी है कि मल्टीपल स्टेज पे डिग्री देंगे और एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं। 2 कोर्स अलाउ ज्वाइन द 2 अंडर ग्रेजुएट और द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ओके, दिल्ली क्या है, वहाँ पे आपने 500 ऑल वुमेन टीम बनाया। फिर यहाँ पे बस ये देखिएगा कि जो वीमेंस का है वहाँ पे पॉपुलेशन 67 लाख है, ये भी कुछ खास नहीं है। वहाँ पे स्कीम जो चला रहे थे बस फ्री में, बस और क्या फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट तक पानी फ्री दे रहे हैं। और एक चीज़ और उन्होंने बोला था, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में वो 1000 रुपये पर मंथ वीमेंस को देना चाहते थे एवं 18 ईयर्स को, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये तो सारी गवर्नमेंट दे रही है, हर एक स्टेट में। महाराष्ट्र में आपने देखा है क्या था, मतलब लड़की बहन योजना, या
कोलकाता में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हेल्ड होने वाला है। उसमें जो बड़े बड़े मूवीज़ हैं, जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर सैम बेनेगल हुए, उनका बहुत ही फेमस मूवी है मंथन। मंथन है वर्गीज कुरियन का नाम सुना है, जिनको वाइट रिवॉल्यूशन, जो दूध क्रांति के लिए जाने जाते हैं, वर्गीज कुरियन, उन्हीं पे ये पिक्चर है मंथन। और भी जो पिक्चर हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, माया मृगा, ये सब पिक्चर बहुत ही फेमस रहे हैं पिछले जो 50-60 सालों में टॉप पिक्चर बने हैं वो हैं। तो आप लोग भी कभी मौका मिले तो ये सब पिक्चर देखिएगा। ये स्लो है लेकिन बहुत टॉपिक पे बनाया गया है, तो कोई ना कोई टॉपिक का आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे मंथन देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो दुग्ध क्रांति हुई उसमें वर्गीज कुरियन ने क्या क्या रोल प्ले किया है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू शुड वॉच एटलीस्ट इसका आप ट्रेलर देखिएगा, कुछ आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पीसीएस से रिलेटेड है। ग्रेसी नाम है इस शेरनी का, और इनके लिए हम दवा ला रहे हैं। दवा कहाँ से ला रहे हैं? यूएस से। इनको जो डिजीज हुआ है, डिजीज क्रोनिक एटोपिक डर्मेटिटिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे दवा नहीं था, और जो दवा लाया गया है दैट इज द सेफोवेसिन, एंटीबायोटिक है। स्किन डिजीज है, क्रोनिक स्किन डिजीज। डर्मेटिटिस हमेशा स्किन से रिलेटेड होता है, और एक जो डोज है उसका कॉस्ट देखिए 15,000 है। आप समझ रहे हैं, 15,000 में एक डोज है। सोचिए आपको बुखार हुआ, आप दवा लेने गए, 4 डोज उन्होंने दवा दिया एक दिन खाने के लिए, 60,000 आप। क्लियर हो रहा है? नाम ग्रेसी है, जो डिजीज है क्रोनिक एटोपिक डर्मेटिटिस है। पीसीएस में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ वी विल सी दैट द स्टेट एंड द चैलेंज बिफोर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि जस्टिफाइड वे में जो टैक्स हमें मिलता है, ओवरऑल कलेक्शन होता है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दें, और जो स्टेट के बीच में बराबर भाग में जो सारी स्टेट है उसमें हिस्सेदारी लगा दी। यही होता है ना, जैसे दादाजी लोग होते हैं, बेटों में अब जब लड़ाई होने लगता है तो क्या होता है, बैठा के हिस्सेदारी लगाते हैं। तो पहले होता है कि दादा दादी अपने लिए भी कुछ निकाल लेते हैं कि मैं भी तो जीऊंगा, तो एक बागीचा मेरे लिए हो गया, यहाँ का खेत मेरे लिए हो गया। तो ये हो गया सेंटर और स्टेट। कैसे डिवीजन होता है? जैसे घर में डिवीजन होता है, सेम ऐसे होता है। पहले लेवल पे जो डिवीजन होगा वो क्या करेंगे, पेरेंट्स अपने लिए निकाल लेंगे, तो ऐसे यूनियन पहले अपने लिए निकालेगा और स्टेट्स के लिए अलग निकाल देगा। मानिए इनका टोटल कमाई 1 लाख है, तो इन्होंने अपने लिए निकाल लिया 60,000, क्योंकि ये घर का खर्चा भी चलाते हैं, तो इन्होंने अपने लिए 60,000 निकाला और इनके लिए 40,000 दे दिया। अब मानिए इनके जो नंबर ऑफ सन्स हैं या डॉटर्स हैं वो 6 हैं, तो इनमें भी तो डिवीजन होगा 6 पार्ट में। तो फिर यहाँ पे भी डिवीजन होगा, किसी को वो 5,000 दे देंगे, किसी को 12,000 दे देंगे, किसी को 8,000 दे देंगे, ऐसे डिवीजन होगा। तो 2 लेवल पे डिवीजन होगा। एक होगा कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन के बीच में, फिर चिल्ड्रेन को क्या इंडिविजुअल मिलेगा वो अलग से हो रहा है, तो स्टेट्स को क्या मिलेगा वो अलग से होगा। ओके, क्लियर हो रहा है? दिस इज द मेन थिंग। अब फाइनेंस कमीशन ये काम करता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 प्रोवाइड द पावर्स टू द फाइनेंस कमीशन। तो लिख लीजिए आर्टिकल 280 दैट इज फॉर द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के बाद दिखा भी दूं आपको। 280 वेयर इज दिस? President shall within 2 years from the commencement of this constitution thereafter at the expiration of the every 5 years, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 2 साल के भीतर एक फाइनेंस कमीशन बना देंगे। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने कहा कि 52 तक आप पहला फाइनेंस कमीशन बना दीजिए, और पहला फाइनेंस कमीशन बन जाने के बाद उसके हर 5 साल बाद आप एक फाइनेंस कमीशन बनाते रहेंगे। वो 5 साल का रिकमेंडेशन देगा, फिर अगला वाला आएगा, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का होगा कि किस तरीके से बंटवारा होगा, क्योंकि बंटवारा देश लेवल पे करना है तो पूरा एक कमीशन चाहिए। ऐसा तो है नहीं घर के लेवल पे है, 1-2 लोग बैठ के कर दिए, क्योंकि देश के लेवल पे है ना, पूरे स्टेट के बीच में करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर एक बॉडी बनाना होता है। तो हर एक 5 साल पे कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। क्लियर हो रहा है? आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन, याद रहेगा। अब यहाँ पे है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, उसके जो चेयरमैन है और मेंबर हैं उनका कैसे रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, क्या क्या रिकमेंड करेंगे कि कैसे नेट प्रोसीडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो,
यूनियन एंड स्टेट के बीच में नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेंटर जीएसटी लगाता है, सेंटर इनकम टैक्स ये सब लगाता है ना, तो वो लगाने के लिए ऑफिसर्स को रखता है, तो टैक्स तो उसे मिलेगा, लेकिन ऑफिसर्स को सैलरी भी तो देगा। तो जितना टैक्स कलेक्शन हुआ और जितना टैक्स कलेक्शन में उसका पैसे खर्च हुए वो घटा के नेट प्रोसीडिंग होगा, वही बंटवारा होगा ना। जैसे जो आपके दादाजी हैं उनके सारे भाई ने कमा के दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो दादाजी हैं वो अलग से एक्सपेंस भी तो होता होगा ये सब कलेक्ट करने के लिए, कि वो भेजते होंगे जाओ पैसा लेके आओ, एक भाई कहीं और रहता है, एक भाई दूसरी जगह रहता है, या बैंकिंग प्रोसेस सब होता होगा, तो वो सब हटा के निकाल के हम ये करते हैं। जैसे अब भाई वाई हैं तो वो तो 5 लोग हैं, लेकिन टैक्सेशन तो पूरे देश का किया जाता है ना, तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं, करोड़ों लोगों से आपको टैक्स लेना है। हर जगह आप देखिएगा टोल वोल लगा होता है, इनकम टैक्स का ऑफिस होता है, और भी टैक्सेस के ऑफिस होते हैं, तो सब कुछ निकाल के जो बचेगा वो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेज होगा। तो किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ओवरऑल टैक्स का नहीं होगा, ओवरऑल टैक्स को ग्रॉस टैक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेट प्रोसीड्स होगा। नेट प्रोसीड की जो बचेगा खर्चा वर्चा निकाल के तब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, और भी ये रिकमेंडेशन देता है ये जो फिनेंस कमीशन है कि मेजर टू नीड ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट का है उसका कंसोलिडेटेड फंड कैसे ऑगमेंट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ताकि कि जो पंचायत की फंडिंग हो वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। और क्या, टू सप्लीमेंट द सोर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज को भी करें। कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव द सच पावर टू परफॉर्म देयर फंक्शन एज पार्लियामेंट मे बाई लॉ कन्फर्म। ओके, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। अब प्रेसिडेंट के पास ये रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको पार्लियामेंट के पास देता है, पार्लियामेंट में उसका वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोविजन कोम्स टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टेकन एक्शन। ओके, कितना, जैसे फिनेंस कमीशन का है तो वो बाइंडिंग नहीं है, उन्होंने बोल दिया वो प्रेसिडेंट को जितना देना होगा देंगे, लेकिन ये नोट में लिख के देंगे कि उन्होंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्यों किया। क्लियर हो रहा है? फिनेंस कमीशन का जो पावर है दैट इज नॉट एकदम बाइंडिंग नहीं है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट पे है कितना इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे अगर फिनेंस कमीशन ने बोला कि आप 1000 अगर टोटल हो रहा है तो आप उसमें से 3000 अपने पास रखिए और 7000 स्टेट्स को दे दीजिए, तो ये प्रेसिडेंट और जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना जाके मानते हैं। हो सकता है वो अपने पास 4000 रख लें और स्टेट को 6000 दें, लेकिन इसके लिए उनको लिख के एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि क्यों इन्होंने जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है उसको नहीं माना, कॉज कि हाँ हमारा खर्चा ज़्यादा था, डिफेंस में हमें ज़्यादा मिसाइल खरीदनी पड़ी या ज़्यादा हमें टैंक्स खरीदने पड़े, डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ा, ये सब चीज़ें उनको लिख के देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे क्लियर रखिएगा। बाइंडिंग का मतलब अगर उन्होंने जो लिख के दिया कि 3000 आपको लेना है और 7000 लेना है तो वो लेना पड़ता है। जैसे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है, बाइंडिंग होता है, वो आप मना नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करना है तो आपको करना है, उसमें ये नहीं कि अपने मन से करके आप लिख के एक्सप्लेन कर दें कि क्यों नहीं किया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें? दिस इज ऑल। तो यही है कि 16th फिनेंस कमीशन का अभी जो चेयरमैन है वो अरविंद पंगारिया है। अभी जो कमीशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में दैट इज द 16th फिनेंस कमीशन। 16th फिनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है दैट इज द अरविंद पंगारिया। अब यहाँ पे बात हो रही कि हमेशा जो स्टेट का डिमांड होता है वो जस्टिफाइड नहीं होता है, और स्टेट आपस में हर चीज पे एग्री भी नहीं होते। कुछ स्टेट्स को लगता है कि उनको कम मिल रहा है, कुछ स्टेट को लगता है कि उनको के साथ पॉपुलेशन के हिसाब से अनजस्टिफिकेशन हो रहा है। जैसे साउदर्न स्टेट हैं, साउदर्न स्टेट को लगता है कि हम कमाते ज़्यादा हैं लेकिन हमें मिलता कम है। ये मैक्सिमम पैसा किसको दे देते हैं? यूपी बिहार को दे देते हैं, या मध्य प्रदेश को दे देते हैं, राजस्थान को दे देते हैं, लेकिन केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इनसे पैसे ज़्यादा आते हैं पर इनको मिलता कम है। क्लियर हो रहा है? लेकिन साथ साथ यूपी बिहार के जो स्टेट है उनको भी लगता है हमें भी कम मिला क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम इनके इतने लोगों का ख्याल रख रहे हैं तो हमें पैसे भी मिलना चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन देखिएगा हर लेवल पे है, डिससेटिस्फेक्शन। क्लियर हो रहा है? साउदर्न स्टेट भी डिससेटिस्फाइड है, हमारे नॉर्दर्न स्टेट भी डिससेटिस्फाइड है, अलग अलग रीजन है। वही कहा जा रहा है कि इसमें इसीलिए फिनेंस कमीशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से भार पड़ जाता है। और अभी भी देखिएगा जो रेवेन्यू है ग्लोबल लेवल पे वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, उसका नेचर। यहाँ पे देखा है फ्रेंड शोरिंग एंड रीशोरिंग ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है कि देश क्या है, कुछ देश क्या करते हैं अपने कंपनियों को दूसरे देश में ले जाके अपनी कंपनियां शिफ्ट करते हैं।
ऐसे देश में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि पॉलिसी हमारे फेवर में है या उस देश का नेचर हमारे जैसा है, जैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे हमारी जैसे है और भी चीज़ें उनके जैसे हो, तो इस बात पे फ्रेंड शोरिंग होता है कि अपने लाइकलीनेस जैसा है उस तरीके के देश में उनकी कंपनी को ले जाके वहाँ पे वो करते हैं। लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट ये लोग लेते हैं जिस कंट्री का होता है। दूसरा है कि रीशोरिंग भी होते रहता है। रीशोरिंग का मतलब वापस कंपनियां अपने ही देश में, जिस देश की वो कंपनी है वहां पे शिफ्ट कर लेती है। उनको लगता है कि अभी बाहर का देश का इन्वायरमेंट इतना सही नहीं है, अपने देश में हमें ज्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड शोरिंग एंड रीशोरिंग का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मानिए अमेरिका का कोई कंपनी है, उसको लगे कि इंडिया में एक तो जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट है, तो हम वहाँ पे जाके कंपनी बैठा लें और फायदा ये होगा कि हमें चीप लेबर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रेंड शोरिंग, अपने जैसे देश में ले जाके कंपनी बैठा दें अपने देश का। जैसे पेप्सिको है, वो हमारा तो है नहीं, पेप्सी ये सब जितने भी हैं फॉरेन के हैं, लेकिन अब हमारे वहाँ आके बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज होती हैं। लेकिन रीशोरिंग में क्या होगा, रीशोरिंग में ये होगा कि किसी किसी कंट्री कंपनीज को ये लगने लगे कि यार इस देश वो दूसरे देश में बैठा लिया, अब इंडिया में, अब उनको लगे कि यहाँ का रूल रेगुलेशन सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, वापस चलते हैं अपने देश में ही करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, रीशोरिंग करेंगे कि वापस वो लेके आए अपने एरिया में। अब यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से लेके अभी तक का सबका अलग अलग आर्गुमेंट उन्होंने दिया, अलग अलग तरीके से सोचा कि जस्टिफाइड तरीके से हम टैक्स का डिवीजन कर दें। लेकिन कभी भी जो स्टेट्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। और अभी देखिएगा कि अभी जो दिक्कत है, जो दो तरीके का हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड द वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ में आ रहा है क्या हुआ? वर्टिकल का मतलब, वर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे ये वर्टिकल कट हो गया, इस दीवार को ये वर्टिकल करा, हॉरिजॉन्टल में ये होगा। वर्टिकल किसके किसके बीच होगा, इधर स्टेट हो जाएंगे सारे स्टेट एक तरफ, और एक तरफ क्या होगा, यूनियन होगा, वही वर्टिकल होगा। वर्टिकल यही होगा ना कि ये आपका एक तरफ स्टेट हो गए, स्टेट्स, और एक तरफ ये यूनियन हो गए। फिर जो स्टेट्स हैं उनमें हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला डिवीजन होगा, यही हॉरिजॉन्टल होगा ना, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो स्टेट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर हो रहा है? कभी अगर लिखा हो पूछ दे वर्टिकल डिवीजन का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्लियर है ना। स्टेट्स के बीच में जो हो रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल, और स्टेट्स यूनियन के बीच में जो हो रहा है दैट इज द वर्टिकल। तो वो है, दोनों में ही लोग सेटिस्फाइड नहीं है। पहली बात ये सेटिस्फाइड नहीं है कि उनको लगता है यूनियन पहले ही बहुत पैसा ले लेता है। अभी पिछला जो फाइनेंस कमीशन था, 15 फाइनेंस कमीशन, उसने कहा था कि जो अगर 100 रुपए का टैक्स कलेक्शन होता है नेट प्रोसीडिंग, तो 41% आपको देना है स्टेट्स को और 59% यूनियन ले लेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी यूनियन चालाकी करता है, वो भी 30, जो 41% है वो 41% ना होकर 33% ही रहा। अब इसमें चीटिंग करने के लिए यूनियन क्या करेगा, वो नॉर्मल टैक्स की जगह पे सेस एंड सरचार्ज लेना स्टार्ट करता है टैक्स के नाम पे। सेस एंड सरचार्ज ऐसा टैक्स है जिसपे स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है, कोई शेयरिंग नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? मतलब एक तरीके का टैक्सेशन है। वो कहा कि जीएसटी तो बांटना पड़ेगा, लेकिन सेस और सरचार्ज के नाम पे अगर कोई टैक्स लिया जाता है तो वो सिर्फ यूनियन का होता है, यूनियन ही उसको यूज करता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है? अब इस यूनियन बहुत होशियार है, वो मैक्सिमम चीजों को अब क्या कर रहा है कि सरचार्ज कर रहा है, और नेट प्रोसीडिंग होगा उसमें से सरचार्ज और सेस हटा देगा। क्लियर हो रहा है? सेस और सरचार्ज हटा दिया, जो बच्चा उसमें से 41% दे देगा। लेकिन ओवरऑल टैक्सेशन में सेस एंड सरचार्ज भी तो होना चाहिए, वो देख के हो तो वो 33% ही होगा। क्लियर हो रहा है किस तरीके से चीटिंग हो रही है कि आप उसमें से कुछ टैक्स को अलग नाम दे रहे हैं, सेस और सरचार्ज कहीं होगा, यहाँ पे सेस एंड सरचार्ज। अब ये वाला जो टैक्सेशन प्रोसेस होता है इसमें स्टेट को नहीं देना पड़ता है, नेट प्रोसीडिंग में ये काउंट नहीं होगा, इसको हम छाट देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो अब स्टेट्स का जो 41% है ओवरऑल देखा जाए तो वो 33% ही होता है रियल में। तो चीटिंग कर रहा है यूनियन, इसको भी लेके स्टेट्स इसका विरोध करते हैं। क्लियर हो रहा है किस तरीके से चीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, अब ये है कि मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है, जैसे आप देखिएगा कि
स्टेट्स के पास मैक्सिमम सब्जेक्ट दिया गया है जो जिसमें पैसे लगते हैं। जैसे आप हेल्थ में सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं वो स्टेट्स के पास है। जो एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप प्राइमरी लेवल पे देखिए हर गांव में आपको स्कूल बनाना पड़ता है, टीचर का देना पड़ता है सैलरी, मिड डे मील आपको खिलाना, ये सब चीज़ें हैं, 50 चीज़ें, वो सब किसको करना पड़ता है? स्टेट को। लेकिन पैसा किसके पास ज़्यादा दिया जाता है? यूनियन को। यही डिमांड स्टेट्स करते हैं कि 50% कम से कम होना चाहिए, वो भी ग्रॉस सेंट्रल टैक्स का। ग्रॉस में सब आ जाएगा, ग्रॉस में सेस भी आ जाएगा, सरचार्ज भी आएगा। लेकिन नेट प्रोसीड्स एज पर द जो हमने देखा था ये नेट प्रोसीड था ना सुप्रीम ये फाइनेंस कमीशन में, नेट प्रोसीड्स में वो हटा देंगे। यहाँ पे नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेज है, ग्रॉस प्रोसीड और नेट प्रोसीड में समझ में आ रहा है। ग्रॉस प्रोसीड में टोटल टैक्स जो मिला, जीएसटी वीएसटी को एक साथ जोड़ लिया। नेट निकालने के लिए हम उसमें से एक तो खर्चा जो लगा है ऑफिसर्स को दिया है वो घटा देंगे, और जो सेस एंड सरचार्ज है वो घटा देंगे नेट प्रोसीड्स में। तो नेट प्रोसीड्स जो है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द ग्रॉस प्रोसीड्स। समझ में आ रहा है? स्टेट्स क्या डिमांड कर रहे हैं? स्टेट कह रहे हैं कि 50% ऑफ द ग्रॉस सेंट्रल टैक्सेस, नॉट द नेट प्रोसीड्स। क्लियर हो रहा है ये चीजें? यही मेन यहाँ पे डिबेट चल रहा है। अब इन्होंने तमिलनाडु का ये जो राइटर है वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जो हायर मीडियन एज ऑफ द तमिलनाडु है वो नेशनल एज से ज़्यादा है, और डिक्लाइनिंग कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, खुद का स्टेट का घट रहा है। अगर स्टेट का खुद का टैक्सेशन घट रहा है तो वो कैसे कंपनसेट होगा? अगर यूनियन वो कंपनसेट करे ज़्यादा से ज़्यादा तभी तो होगा। तो यही डिमांड यहाँ पे हो रहा है। ओके, नीड्स टू इंश्योर सच स्टेट डू नॉट फॉल इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप। ये भी दिक्कत है कि मिडिल इनकम ट्रैप में हो जाएगा कि उनका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जब रिवेन्यू आएगा प्रॉपर रूप से तभी तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो ग्रोथ होगा, तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड और हाई जाएगा। तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं अगर ऐसा देखा जाए। तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है जो अर्बन एरिया में रहता है 57%, 57% है, और जो नेशनल का है इंडिया का ओवरऑल है इंडिया का 38% के आसपास है, 37.9 है। मतलब इसका मतलब ये है कि 100 अगर लोग इंडिया में रहते हैं तो अर्बन एरिया में कितने लोग हैं? 39 लोग। लेकिन तमिलनाडु का अगर अलग से देखा जाए तो तमिलनाडु में शहरों में रहने वाले लोग कितने हैं? 57। 100 में से 57 लोग शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल इंडिया। यूपी में बहुत कम है, यूपी में तो ये नेशनल से भी बहुत कम हो जाता है। यूपी, बिहार, उड़ीसा इन सब एरिया में कम है। रीशोरिंग यहाँ पे है, ब्रिंगिंग द मैन्युफैक्चर एंड सर्विस बैक टू द कंपनीज होम, ठीक है। और फ्रेंडशोरिंग का मतलब टू ब्रिंग टू द सिमिलर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यू जिस एरिया में, जिस कंट्रीज में थोड़ी सिमिलरिटी हो, एलाइड नेशन हो। जैसे यूएस का एलाइड नेशन क्या हो सकता है? एशिया में इंडिया हो सकता है, और कौन हो सकता है? जापान हो सकता है। तो ऐसे में अगर वो उनकी कंपनी आती है तो उसको फ्रेंड्स शोरिंग कहते हैं, और अगर वापस वो बुला के अपने देश में लेके जा सकते हैं तो रीशोरिंग कहते हैं। 3 नेशन का विजिट अभी हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना। किसके किसके बीच? 16 से 21 नवंबर के बीच में हुआ। नाइजीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अफ्रीका का ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस है और लार्जेस्ट टॉप 5 में ये हमेशा आता है। इसका कैपिटल क्या है? अबूजा। अबूजा इज द कैपिटल ऑफ द नाइजीरिया, ये याद रखेगा। इंडिया इसके साथ ही ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है। ब्रिक्स में हमने नाइजीरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका लीडरशिप रोल बढ़ते ही जा रहा है। जैसा अभी हमने देखा इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो है अफ्रीकन स्टेट्स का इन्होंने चेयर किया है। तो दिस इज ए ग्रुप, ये 15 वेस्ट अफ्रीकन नेशन का ग्रुप है, 1975 में बना था। ये मैक्सिमम इस बात पे काम करता है कि कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए अफ्रीका में। तो ये सब नाम याद रखेगा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ओके, नेचुरल पार्टनर है क्योंकि दोनों इंडिया एंड अफ्रीका में कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि दोनों में डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में मल्टी एथनिसिटी है। मल्टी एथनिसिटी का मतलब क्या हुआ? मल्टी कल्चरल वहाँ पे बिहेवियर है। एथनिक मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषा
बहुत ज़्यादा वहाँ पे कल्चर है, बहुत ज़्यादा धर्म है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। जैसे इंडिया में भी देखिए, अभी आपको कहीं किसी किसी गांव में बंजारे लोग भी मिल जाएंगे, कहीं से किसी लोग में ट्राइबल्स मिल जाएंगे, कहीं पे हमारा कास्ट सिस्टम में भी बहुत डाइवर्सिटी है कि नहीं है, अलग अलग लोगों का है। आप हिंदुइज्म में अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगे, आपको एक हिंदू मिलेगा तमिलनाडु में, वो ओनम मनाता है, उसका अलग हिंदुइज्म है। और एक हिंदू आपको बिहार में मिल जाएगा, वो छठ मनाता है, और छठ को ना वो वहाँ का हिंदू मनाता है, ओनम ना यहाँ का हिंदू मनाता है। कल्चर अलग हो गया, धर्म सेम है तो डिफरेंस आ गया, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो गया, बहु बहुभाषी बहु वो हो गया, रिलीजियस मल्टी लिंग्विस्टिक एथनिसिटी। समझ में आ रहा है? आप मुस्लिम्स देखिएगा, अलग अलग तरीके का उनका व्यवहार हो जाएगा, कोई मुस्लिम होगा किसी तरीके से रहते हैं। आप साउथ के मुस्लिम को देखिए, अलग तरीके से उनका पहनावा होगा, नॉर्थ के मुस्लिम्स अलग पहनावा हो गया, डिफरेंस आ जाता है, उनके बोलने का तरीका अलग हो गया। आप अब चले जाइए मणिपुर के मुस्लिम से मिलिए, उनका रहने का खाने का तरीका अलग। आप पाकिस्तान में चले जाइए, उनके अलग, पाकिस्तान का ही पंजाब वाला मुस्लिम है वो पंजाबी बोलेगा, जो बांग्लादेश वाला मुस्लिम होता है वो बंगाली बोलेगा, अलग अलग मुस्लिम का ही अलग अलग उनका वो हो जाता है। तो जिस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वैसे ही नाइजीरिया में भी है। तो हम में दोस्ती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिमिलरिटी है, हम एक दूसरे से चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और है, जब जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म भी होता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब किसी किसी कम्युनिटी को लगेगा हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर वो लोग लगते हैं कि लड़ाई करने, मूवमेंट करने, फिर उसके बाद आर्म्स वायलेंस होने लगता है, तो एक्सट्रीमिज्म आ जाता है। फिर वो एक्सट्रीमिज्म उस स्थिति पे चले जाएगा कि बम वम फोड़ने लगे आम जनता में जाके, तो टेररिज्म हो जाएगा, दहशतगर्दी फैलाने लगते हैं, तो वो टेररिज्म हो जाता है। और रेडिकलिज्म, पहले रेडिकलिज्म से स्टार्ट होगा, सोच पहले एकदम एक्सट्रीम पे जाएगा कि हम एकदम नया समाज बनाएंगे, नए तरीके का बनाएंगे जिसमें हमारे लोग सबसे ऊपर होंगे। आर यू गेटिंग ना? रेडिकलिज्म वही होता है कि थॉट आपका बहुत एक्सट्रीम हो जाए, फिर उसके बाद आपकी एक्टिविटी एक्सट्रीम होने लगे, और एक्टिविटी के साथ साथ आप ग्रुप बना लें तो एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा। और जब एक्सट्रीमिज्म बना के आप बम वम फोड़ने लगे, गोली जाके मारने लगे, तो वो टेररिज्म हो जाएगा। तो थॉट जब बदलेगा तो रेडिकलिज्म हो जाएगा। फिर आपकी जब ग्रुप ग्रुप बनने लगेगी, अभी एकदम आप वायलेंस पब्लिकली नहीं कर रहे हैं तो एक्सट्रीमिज्म हो गए। फिर जब आप बम बम फोड़ने लगते हैं, दहशतगर्दी फैलाने लगते हैं, तो वो टेररिज्म हो जाता है। दोनों में, नाइजीरिया और इंडिया दोनों में हम देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं टेररिज्म होती है, हमारा माओइस्ट जो एरिया है वहाँ पे हम टेररिज्म देखते हैं, तो ये कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे G20 की बात की है, मोदी जी G20 में गए हैं, तो वहाँ पे रियो डी जानीरो में हुआ था। रियो डी जानीरो वहाँ का एक कोस्टल एरिया है, बहुत बड़ा सिटी है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जो हमने फाइनल डिक्लेरेशन किया वो रियो डिक्लेरेशन के नाम से किया, और उसमें हमने जो मेन अपना फोकस एरिया बनाया है G20 के अंडर में, एक कहा है कि सोशल इंक्लूजन, मतलब सोसाइटी को और इंक्लूसिव बनाएंगे। इंक्लूसिव का मतलब ऐसा सोसाइटी बने जहाँ पे अगर कुछ फायदा हो रहा है तो सबके पास जाए, ये नहीं कि किसी को बहुत फायदा हो जा रहा है, बहुत किसी को बहुत पीछे रह जा रहे हैं ऑन द डिफरेंट ग्राउंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है, एंड रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस। रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस का क्या मतलब हुआ? ग्लोबल गवर्नेंस कौन कौन चीजें करेंगी? इंस्टीट्यूशन होगा, यूएन है, उसमें रिफॉर्म होगा, ताकि उसमें यूएन में जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डेवलपिंग कंट्रीज का भी हो। अभी तक सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डेवलप्ड वर्ल्ड का है, जैसे कि यूएस हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, हम चाहते हैं कि वहाँ रिफॉर्म हो। जैसे बैंकिंग सिस्टम अगर है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो या कोई ऐसा बैंक बनता है ग्लोबल लेवल पे, तो वो सबका ख्याल रखे, ये नहीं कि उस पे टोटल जो डिसीजन मेकिंग पावर हो वो वेस्ट का हो। अभी तक यही है, तो इस पे भी हम काम करना चाहते हैं। इस 3 एरिया में जो ब्राजील में हुआ है अभी G20, उसमें हुआ है। तो क्या क्या है? सोशल इंक्लूजन। G20 का क्या मेन डिक्लेरेशन है कि हम सोशल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे, उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? हाँ, कुछ इस तरीके से हम जिए कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को खराब ना कर दें, इन्वायरमेंट को इतना पल्यूट ना कर दें कि आने वाले जनरेशन जी ही ना पाए। पता चले बच्चा पैदा होते ही 10 बीमारियां पकड़ ले रहा है उसको, बच्चा पैदा होते ही इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन, आस्थमा हो गया, पैदा होते ही उसे और सब बीमारियां हो गई, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, पता चला है ना कि जो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है उसको इस तरीके से बदलाव किया जाए ताकि उसमें सभी जो देश हैं उनके लिए कुछ न कुछ हो।
ये ना हो कि टोटल डिसीजन मेकिंग जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो पावरफुल देश हैं, जैसे यूएस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इनके पास मैक्सिमम पावर है। क्लियर हो रहा है? तो वही हम बैंक बनाना चाहते हैं। इंक्लूसिव सोशल इंक्लूजन के लिए हम एक अलायंस बना रहे हैं, उसका नाम है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी। सबसे ज्यादा इंक्लूसिव लाने के लिए हम पहले हंगर एंड पॉवर्टी मिटा दें, भूखमरी और दरिद्रता, यही होती है ना, पॉवर्टी एंड भूखमरी, ये दोनों को हम कहीं ना कहीं हटा दें। ओके, ये गलत दिया है। गरीबी और हंगर का मतलब क्या होता है? भूखमरी हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार दिया, दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो गवर्नेंस के लिए एक हमने स्टेप लिया है, बेटर एंड बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। कि कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लगता है कोई दूसरा बैंक आए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान में रखें। तो उसके लिए हमने क्या इनिशिएटिव लिया है? बेटर बिगर एंड मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, अब गुआना का क्या है? गुआना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे 40% वहाँ की पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है। मतलब कभी न कभी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमारे लोगों को लेके बंधक बना के लेके गए थे कि अपने खेतों में काम करना। अब वो बस गए तो अब वहाँ का पॉपुलेशन मेनली इंडियंस ओरिजिन है। कहीं ना कहीं उनके नाम से सुमित, अमित, विनोद, इस तरीके की चीजें जुड़ी होती हैं। आगे उन्होंने बदल लिया है, अंग्रेज वाला अपना नाम लगा लिया है। लेकिन देखिएगा आप कई बार देखिएगा वेस्ट इंडीज की टीम आती है, उसमें एक दो नाम होता है कि उस तरीके का होगा कि कौन रामपाल टाइप का होगा, कोई होता है ना, रामपाल पहले थे, कोई खेल रहे थे, तो सेम होता है। तो दिस इज द कॉमन थिंग। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हमारे जो देश के लोग हैं वो ज्यादा हैं। कहाँ पे है गुआना? गुआना कोलंबिया के जस्ट बगल में है, ये वाला कंट्रीज है, नहीं यहाँ पे है, वेनेजुएला के बगल में। दिस इज गु गुयाना, ये है ना गुयाना। जो हमारी मीटिंग हुई थी अभी, मोदी जी जाके जो वहाँ के कम्युनिटी को भी उन्होंने बात किया था। नहीं होता है, मोदी जी जाते हैं तो मीटिंग होती है, पूरे वहाँ के लोग आते हैं जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, स्पीच होता है। तो जॉर्ज टाउन में किया था। जॉर्ज टाउन कैपिटल भी है गुयाना का। गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन एंड मोदी जी ने वहीं पे अपना स्पीच भी दिया। इसको कैरेबियन नेशन भी कहते हैं क्योंकि सी ऑफ कैरेबिया, कैरेबियन सी जस्ट ऊपर ही है। तो कैरेबियन सी से आसपास जितने भी हैं उनको कैरेबियन कंट्रीज भी बोलते हैं। कैरेबियन सी दैट इज जस्ट एबव, ये दिख रहा है कैरेबियन। गुआना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इरफान अली, और उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी इज ए चैंपियन अमॉन्ग द लीडर्स हु हैज द लेड इनक्रेडिबली। जैसे मोदी जी हैं वो चैंपियंस अमॉन्ग द लीडर। कौन बोला है? प्रेसिडेंट इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। मुझे लग रहा है ये भी कुछ न कुछ अपने वहाँ या कहीं बाहर के ही कंट्रीज। जो अफ्रीकन कंट्रीज का हमने देखा था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका, इकोवास है, वो 1975 में बना था। और इसमें जो अभी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 15 है। ये हैं, ये वाले कंट्रीज हैं। इसमें नाइजीरिया भी है, नाइजीरिया के जस्ट ऊपर नाइजर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इजराइल में जो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये हम लोग कंटिन्यूसली देख ही रहे हैं, रिपीटेड है, तो इसको हम डिटेल में नहीं करते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ है कि इज सीरिया असाद रेजिम इज इन डेंजर। यहाँ पे है कि इज सीरिया असाद रेजिम इन डेंजर। इसका मतलब क्या हुआ कि असाद कौन है? हु इज द असाद? असाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीरिया। और वहाँ पे है कि अभी जो अटैक हो रहा है वो अटैक कहाँ से हो रहा है? इस्लामिक मिलिटेंट हैं, वो इस्लामिक रूल्स लेके आना चाहते हैं और वो सीरिया पे अटैक कर रहे हैं। एक बार सीरिया का मैप भी खोलिए, एशिया का मैप खोलिए एक बार आप लोग। ये एशिया दिख रहा है, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है? इजराइल में लड़ाई चल रही है। इजराइल के एक जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे लेबनान है, लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। फिर इस वाले एरिया में यहाँ पे देखिए टच कर रहा है, सीरिया का थोड़ा सा पार्ट टच कर रहा है। सीरिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ इराक को भी टच करेगा, जॉर्डन को भी टच करेगा, और इजराइल का भी ये वाला पार्ट टच कर रहा है। आप देखिएगा ये जो गोलन हाइट यहाँ पे लिखा है ना, ये गोलन हाइट पहले सीरिया में था, इसको कैप्चर कर लिया इजराइल ने। इस पे डिस्प्यूटेड एरिया है गोलन हाइट, ठीक है। सीरिया समझ में आ गया कहाँ पे? सीरिया ऊपर टर्की से है। यहाँ पे देखिएगा सिरका, यहाँ पे लड़ाई चल रही है अलेप्पो, इसका जो कैपिटल है दमास्कस है। अलेप्पो के एरिया को जो मिलिटेंट्स है उन्होंने कैप्चर किया है।
ये जो अटैक है सीरिया में, जो यहाँ पे सिविल वॉर है, 2011 से ही स्टार्ट हो गया था। ट्यूनीसिया में ट्यूनिस स्प्रिंग आया था, अरब स्प्रिंग के नाम से ट्यूनीसिया से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनीसिया इज ए कंट्री, वो अफ्रीका का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे ट्यूनीसिया, ठीक है। वहाँ से लोगों ने विरोध इस बात पे करना स्टार्ट किया कि वहाँ पे देखिएगा कि जो ये सब कंट्रीज हैं वहाँ पे कोई डिक्टेटर कब्जा किया है 20 साल 30 साल से, वही पावर में है, मतलब वही प्रेसिडेंट बन के बैठा है, किसी अपोजिशन को आने ही नहीं देता है पावर में, और न ही इलेक्शन सही से होता है। क्लियर हो रहा है? तो सीरिया में लड़ाई 2011 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2015-16 तक आते आते सीरिया का मैक्सिमम पार्ट को ये मिलिटेंट जो है आतंकवादी ग्रुप है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। लेकिन 2016 से रशिया ने सपोर्ट किया सीरिया को, और उसके बाद वापस जो असद हैं वो सपोर्टर हैं रशिया के, वापस इन लोगों ने मिलिटेंट से कैप्चर किया। अभी भी बहुत से एरिया है दैट इज इन द पावर ऑफ द मिलिटेंट्स। देखिए कौन कौन से वहां पे मिलिटेंट है। फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक लड़ रहे हैं, जबात अल नुसरा के नाम से लड़ रहे हैं, एंड आईएस इस्लामिक स्टेट जो है वो तो आप लोग सुने ही होंगे, काफी नाम बीच में इनका आ रहा था। जो इनको सपोर्ट मिला वो 2016 से इनका अलेप्पो को रिकैप्चर किया इन लोगों ने। ये सब पहले भी कैप्चर किया था इन सब मिलिटेंट ग्रुप ने। अभी भी जो इदबिल है, इदबिल जो है उसको कौन कैप्चर किया है? हयात ताहिर अल साम। तो ये सब नाम देखते रहेगा, क्योंकि अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ये सब मिलिटेंट ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं। ओके, हयात ताहिर अल साम, अल कायदा का तो नाम सुना ही होगा। फ्री सीरियन आर्मी, अभी इसका नाम सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से कर लिया एसन ने। ये सब नाम 3-4 बार देखेंगे तो याद आने लगेगा, अभी तो 1-2 बार लगेगा कि ये अलेप्पो, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ द सीरिया। ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? ईरान कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है असद को, असद के रेजिम को, क्योंकि वो सिया है। और जो लड़ाई कर रहे हैं मिलिटेंट ग्रुप वो सुन्नीज के हैं। होता है ना, एक ही धर्म में भी अलग अलग होता है। तो सियाज जो है वो असद का रेजिम है, जो वहां का अभी गवर्नमेंट है। लड़ाई कौन कर रहे हैं? सुन्नी वाले। सुन्नीज आर द फाइटिंग अगेंस्ट देम। यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है कि कौन सा ग्रुप किससे एसोसिएटेड है, उनके लीडर क्या हैं, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अब अबू बक अल बगदादी बहुत न्यूज में थे, अल कायदा के ये थे कमांडर, और अगेन ये असद के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है PSLV C-59 से हमने क्या किया? प्रोबा 3rd सैटेलाइट को लॉन्च किया है। दिस इज मेनली फॉर द स्टडी द नेचर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर। ओके, तो कहाँ पे है सन एटमॉस्फेयर को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ मेनली सन एटमॉस्फेयर को है इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि सन्स के डिफरेंट लेयर हैं, वहाँ से जितने भी सोलर रेडिएशन आते हैं किस तरीके का नेचर होता है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुयान विधेयक, इसमें हम क्या क्या लेके आए हैं? पहला चेंज ये लेके आए हैं कि एविएशन पर्सनल है उनकी लाइसेंसिंग जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। लाइसेंस का मतलब आपको मानिए ड्राइवर बनना होता है तो लाइसेंस लेते हैं ना, इसकी जो लाइसेंसिंग होती है वो बहुत डिफिकल्ट है इस समय। और वो जो फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर हैं, उनको लाइसेंस लेना हो तो किससे करते हैं? वो लाइसेंस लेके आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर द एविएशन पर्सनल। लेकिन अभी ये जितने भी पावर है लाइसेंसिंग का वो हम उठा के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन को दे रहे हैं। DGCA ही गवर्न करती थी, रेगुलेट करती थी। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर द एविएशन पर्सनल के पास था, अभी हटा के हम किसके पास ला रहे हैं? DGCA। DGCA इज ऑलरेडी द गवर्निंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द सिविल एविएशन। क्लियर हो रहा है? क्या ये बिल लेके आ रहा है? लाइसेंसिंग प्रोसेस जो वहाँ के पर्सनल है, फॉर एग्जांपल जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, उनको जो लाइसेंस लेना पड़ता था ये काम करने के लिए, वो अब इजी हो गया, क्योंकि पहले उनको दौड़ना पड़ता था, दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब सिविल एविएशन के ही डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोसेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस के प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको किसी चीज के लिए 10 जगह नहीं जाना पड़ता है, आपको एक ही जगह जाके सारा काम हो जाएगा। उसको हम सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोसेस कहते हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं, भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नगमयाल वांगचुक, ठीक है, वो अभी आए हैं, इंडिया के विजिट पे हैं। और मेन हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन द जेलेफू
माइंडफुलनेस सिटी की हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। माइंडफुलनेस सिटी का मतलब हम इस तरीके से उस सिटी को डेवलप कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट हो जीरो हो, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी का यूज करें, और वहाँ पे हर चीज़ सस्टेनेबल तरीके से हो। उस पर मेन ये ना हो कि पैसे ज़्यादा कमाना, हमें ये है कि लोगों को रोजगार भी देना है, लेकिन रोजगार इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुँचाए, इन्वायरमेंट के साथ हम अलाइन करके करें। जल्लेफू सिटी का क्लियर हो रहा है किस लिए है, और इसके जो हम प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है पुत्सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पुत्सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी होगी 1020 मेगावाट। ऑलरेडी हम एक बना रहे हैं, पुत्सांगचू पावर प्रोजेक्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, दूसरा हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये पूछता है पुत्सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश के साथ है, अगर ऑप्शन आता है इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार एंड इंडिया भूटान, तो इंडिया भूटान विल बी द करेक्ट आंसर। जल्लेफे तो अब याद हो जाएगा आप लोगों को, इतनी बार याद ये आएगा, ये तो जल्लेफू ये याद हो जाएगा ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा टेढ़ा नाम है तो ये आप लोग एक दो बार घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है, जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अब मैंने देखा कि 36 ईयर ओल्ड, तो मैंने कहा काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन जब हमने देखा कि बेटे किसके हैं, अमित शाह के, तो अब 36 साल क्या, वो 6 साल के भी बच्चा हो, 6 महीने का भी बच्चा हो, तो आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। दैट इज़ नॉट दैट मच। अब कोई हो जो इंदिरा गांधी का बेटा हो तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो बन ही सकता है ना। अगर कोई राजीव गांधी का बेटा है वो भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो आप लोग याद रखिएगा, पीसीएस में पूछ सकता है कि जय शाह अभी जो है आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो उनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद द हाउ ट्यूबरक्लोसिस डिस्टेबलाइज द मेंटल मूविंग्स ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स का जो है मेंटल मूविंग्स कैसे डिस्टेबलाइज करता है, क्या इसका मतलब हुआ, मानसिक स्थिति को अस्थिर कर देता है क्या, ट्यूबरक्लोसिस। मेनली इसका ये इम्पैक्ट है कि अब जो ट्यूबरक्लोसिस है, एक तो वो उसमें आपको दवा बहुत खाना पड़ता है, एक तो आपकी वीकनेस बहुत आ जाती है। जब ट्यूबरक्लोसिस होता है वेट लॉस होता है, कुछ भी आपको काम करने का मन नहीं करेगा। एक तो आपकी बीमार हो गए, फिजिकली वीक हो गए, तो आपको पता ही होगा जब वीकनेस होता है तो ऐसे ही दिमाग सही नहीं रहता, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि समाज आपको उस तरीके से नजर होने लगता है कि बस बस दूर ही रहना, अभी खासना मत। आज भी ना कि मतलब वो थोड़ा माना जाता है छुआछूत से फैलता है, आपका कोई गिलास नहीं छूने को तैयार होगा, तो फिर मेंटली आपको लगेगा कि अरे यार मुझसे ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, मुझसे तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। फिर आपको कहीं शादी वादी कोई भी फंक्शन में नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं चीजें और डिटेरियोरेट होती हैं, आपका मेंटली होता है। और उसमें भी होता है कि टीबी के एक स्टेज के बाद बचने के भी चांसेस थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। तो एक तो आपको जब डेथ आने लगता है तो और ज़्यादा आप परेशान होने लगते हैं। तो इसीलिए जो पेशेंट है उनकी जो मेंटल स्थिति है ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। सोशल स्टिग्मा भी है, लोग जिसके घर में टीबी हो जाता है उसके घर में शादी भी नहीं करते हैं कि हो सकता है कि इससे उसको हो जाए, सोशल स्टिग्मा है ना। तो ये भी चीज़ है, मानिए आपका कोई शॉप हो, कोई खरीदने नहीं आएगा, क्या वो छुआ होगा वही घर लाऊंगा यूज करूंगा। तो मानिए आप कोई ग्रोसरी का शॉप चला रहे हैं, या आप कोई स्वीट का शॉप चला रहे हैं, या कुछ भी आप कुछ भी बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फिर लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। तो इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट किया, सोशली भी इम्पैक्ट हो रहा है, फिजिकली भी इम्पैक्ट हो रहा है। जब इतना इम्पैक्ट करेगा तो दिमागी रूप से स्ट्रेस तो क्रिएट होगा ना। तो यही मेन इसका इश्यू है। ओके, so this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.